माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बिल पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया। सदन में आज राष्ट्रीय उपसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। इस संस्थान द्वारा निवेशकों को धन जुटाने के संबंध में कर छूट प्रदान करने का प्रावधान प्रस्तावित है। सभापति महोदया, अब की बार तो रिकॉर्ड बना दिया। कल एक के बाद एक, दो, तीन विधेयक लाए और एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे थे उस समय कि 1500 से ज़्यादा जो विधेयक फालतू के थे उनको रिपील किया। तब हमने ये भी मांग करी थी कि 1500 कर दिए तो 1503 कर दो, तीनों कृषि वाले वापस ले लो। भाई रिकॉर्ड तो बने गया 1500 का, तो 1503 की हम डिमांड करी थी। तो आज आप बुनियादी विकास के ढांचे को मजबूत करने की बात करें, लेकिन बैंकों के निजीकरण पर जनता को विश्वास है, उस पर आप क्या कहोगे? बैंकिंग सिस्टम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नींव होती है और बैंकों को नुकसान होने से देश के प्रत्येक शख्स को नुकसान होता है। मंत्री जी, पीएनबी को जिस नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया, जिस विजय माल्या ने हजारों करोड़ रुपए का नुकसान किया, उसकी भरपाई अभी तक कितनी हुई, उसका रोड मैप क्या था और क्या रहेगा, देश ये जानना चाहता है। साथ ही साथ यस बैंक के अंदर जिस तरह राणा कपूर ने हजारों करोड़ का घोटाला करके डीएचएफएल को भारी फायदा पहुंचा, 600 करोड़ का कमीशन भी लिया, तो इसका जवाब भी देश की जनता मांग रही। सभापति महोदय, काला धन को वापस लाने की बात भी कही थी और तब हम आपके साथ ही थे एनडीए के अंदर, और निश्चित रूप से एनडीए के सहयोग से ही आप 2014 में और 2019 के अंदर सत्ता के अंदर आए। ये देश की जनता जहां भी जाता है हमें भी पूछती है कि भाई आप बड़े जोर जोर से वोट मांग रहे थे, काला धन वापस आ जाएगा, नोटबंदी भी आपने करा, सारा करा, लेकिन काला धन अभी तक वापस नहीं ला पाए। ये जवाब हमें फील्ड में देना होगा। सभापति महोदय, मैं तो मांग ही तो कर रहा हूँ आपसे, आपका विरोध थोड़ा कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ भाई लाओ काला धन वापिस। सभापति महोदय, इस विधेयक के, अब उस पर जा रहा हूँ, इस विधेयक के माध्यम से आप इस प्रकार के वित्त संस्थान के लिए शुरुआत में 20,000 करोड़, मेरे को बोलने दो ना यार, 20,000 करोड़ मैं आपको सुनने के लिए बैठा हूँ, बताओ नहीं तो फिर बोलते कैसे आप? कोई सुनने वाला ही नहीं होता, रात तक बैठते हम लोग। संस्थान के लिए शुरुआत में 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की बात करते हो। मैं मांग करूंगा कि देश के किसानों की कर्ज माफी के लिए भी आपको रोड मैप बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिट्टू जी की पार्टी ने जिस तरह बंटाधार किया इस देश का, कम से कम आप तो मत करो, नहीं तो फिर फर्क क्या रह जाएगा कांग्रेस भाजपा के अंदर? ये अंतर आपको समझने की आवश्यकता। सदन के माननीय सदस्यों ने विधेयक के मसौदे पर कमियों पर प्रकाश भी डाला। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जिस निवेश की बात आप कर रहे हो उससे बैंकिंग सेक्टर में देश के लोगों को कितनी नौकरियां, नई नौकरियां मिलेगी? यूपीए की सरकार जब ये बिल लाई तो आप ही के नेताओं ने उस समय इस बिल का विरोध किया था। मैं नाम उनका नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि दोनों स्वर्गीय हो गए। आज एक समाचार के आर्टिकल में पढ़ रहा था, पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग व्यवसाय में सार्वजनिक बैंकों का हिस्सा घटता जा रहा है और निजी क्षेत्र के बैंकों का बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2010 में 75.1% लोन सरकारी बैंकों ने दिया, जो 2020 में घटकर 57.03% हो गया। इस बीच निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया ऋण 17.04 से बढ़कर 35% पर आ गया। इसलिए मेरा सुझाव है कि बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण करना किसी समस्या का हल नहीं, इसलिए सार्वजनिक बैंकों के प्रशासन में सुधार करके उनके कामकाज में पारदर्शिता लाकर इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, विकसित देशों में मानव संसाधन पर अधिक निवेश किया जाता है, इसलिए हमारे सरकारी बैंकों में नए स्टाफ की भर्ती की जानी चाहिए, क्योंकि अभी कार्मिकों पर बहुत कार्य का दबाव है। हमारे वित्त राज्य मंत्री बहुत नौजवान है, नौजवानों के नेता, तो इस जो नौकरियों की बात है इसमें जरूर इस बात पर आप ध्यान देंगे। मैं आपके माध्यम से देश की जनता में बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण को लेकर जो चिंता है उसका जिक्र मैंने इसलिए भी किया कि आज ही दिन, बस लास्ट साहब, आज ही दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा और ऐसे देश की परिकल्पना की थी जिसमें भारत अपने स्तर पर तमाम वो सफलताएं हासिल करे जिनके लिए वो आज अंग्रेजों पर निर्भर होने लग गए। और आज हम निजीकरण में एफडीआई को बढ़ावा देकर पुनः बैंकिंग सहित अन्य सेक्टर विदेशी हस्तक्षेप को प्रत्यक्ष व्यापार विरोध बढ़ावा देने लग गए। इससे देश के युवाओं के मन में शंका उत्पन्न हो गई है कि बढ़ते निजीकरण से उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि ज़्यादा बिल लाने से कोई भला नहीं होने वाला। बिल ऐसे लाओ जो रोजगार, लोगों को रोजगार मिले और देश का किसान खुशहाल रहे। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।